अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही स्पेशल। आज हम जिस स्पेशल शख्सियत से आपका तारुफ़ कराने के लिए जा रहे हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, सरहदों पार जिनकी डंका जो है वो बजता है और जिन्होंने थिएटर के हवाले से सरहद पार भी लोगों को बताया कि थिएटर क्या होता है, फ़न क्या होता है। फ़िल्मी हवाले से बात करें, थिएटर के हवाले से बात करें, डायरेक्टर लेवल पे बात करें या फ़नकार लेवल पर, सब पर ही पाकिस्तान भर बल्कि दुनिया भर में मुमताज़ शख्सियत के मालिक नसीम विक्की साहब जो हैं वो इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। विक्की साहब, सबसे पहले तो आपको रोही स्पेशल में हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे नसीम विक्की साहब, सबसे पहले तो हम करियर के आगाज़ की बात करते हैं। मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो तरक्की पाने के बाद जो है वो इस मनसब को पाने के बाद अपनी असल को भूल जाते हैं। आपके हर इंटरव्यू में हमने एक चीज़ को देखा कि आपने खुद कहा कि नान से आगाज़ किया, नान बेचने का कारोबार था। अब तो स्टेटस भी है, आप बड़े लेवल पे भी बैठे हैं, तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं क्रिएट होता? फनकार बड़ा हसास होता है कि कोई शर्म आती हो? नहीं, इसमें शर्म वाली बात ही कोई नहीं। जब आप अपनी हकीकत को झुटलाते हो तो आप हकीकत से हट जाते हो। जो लोग हकीकत से हट जाते हैं वो जाली लोग होते हैं, और जाली चीज़ जो है वो किसी को भी पसंद नहीं होती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो हर बंदे को इंसानियत में रहना चाहिए, अपने असल में रहना चाहिए। असल बताने में कोई इतनी बुरी बात नहीं है, बल्कि इससे आपका रिगार्ड होता है, इज़्ज़त होती है, बल्कि दूसरे लोगों को हौसला मिलता है। दूसरे लोग भी वैसा करने में फिर हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, शर्म महसूस नहीं करते जब आप बताते हो। इसके बताने का मतलब ये होता है कि बाकी लोग भी इससे सीखें। अरे ये बताइए कि ये अपने थिएटर का आगाज़ जो है वो कहाँ से हुआ? क्या घर में, फैमिली में पहले कोई था इस तरह? नहीं, पूरे ख़ानदान में कोई नहीं था, और फैसलाबाद से मैंने इसका आगाज़ किया था। मेरे दोस्तों ने मिलकर एक काम शुरू किया था, मकसूद साहब थे उन्होंने, तो उनके साथ ही किया था। फिर उसके बाद फिर चल अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बताइए कि जब आपने आगाज़ किया तो उस वक्त का रिस्पांस कैसा था? और आज का नसीम विक्की तो नो डाउट पूरी दुनिया में। उस वक्त जब हम नए आते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, उस वक्त होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होने वाला है। आपको आगे पीछे का नहीं पता होता, आपको हिट होने का पता नहीं होता, आपको फ्लॉप होने का नहीं पता होता। फ्लॉप होने का ज़रूर दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि फ्लॉप तो वो होता है ना जो हिट हो। अभी उस वक्त आपके पास कोई ऐसे मतलब पैमाना है ही नहीं, तो सच सोच नहीं होती, बंदा सिर्फ जोर लगा रहा होता है। अरे विक्की साहब, कभी उस टाइम पे ये ख्याल पैदा हुआ दिल में कि नसीम विक्की इतनी बड़ी शख्सियत का हामिल हो सकता है? क्या बचपन में कभी ऐसी सोच भी आई, कभी ख्वाब भी देखा था कि इतना बड़ा आर्टिस्ट? नहीं, शख्सियत तो खैर मैं अभी भी अपने आप को नहीं समझता ना, मैं कभी ये सोचता था। मैं तो जब काम करता हूँ इस नीयत से करता हूँ कि जो कर रहा हूँ इसमें अल्लाह बरकत डाल दे, लोगों की मोहब्बत शामिल हाल हो जाए, तो फिर अगली रात, अगला दिन, अगला घंटा, अगला मिनट जो है ना वो फिर नया होता है। ये आर्जी कहाँ से आई नसीम विक्की में? क्योंकि इस वक्त घर भी है, बंगला भी है, गाड़ियाँ भी हैं, शोहरत भी है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है तकब्बुर वाला। आपसे कल भी हमने टाइम लिया, आज आपने प्रोग्राम का टाइम दे दिया। मतलब ये इतनी आर्जी कैसे डेवलप? तकब्बर किस चीज़ का करना है? तकब्बर तो उसको करना चाहिए ना जो मुस्तकिल रहे, जिसको मौत ना आनी हो, जिसके पास सब कुछ रहना हो, जिसकी ज़िंदगी में अतराव ना आता हो, सिर्फ चढ़ाव ही हो, चढ़ाव हो। तकब्बर तो उसको होना चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही ज़ात है, वो रब की ज़ात है, जिसके कब्ज़े में सबकी जान है, जिसने सबको बनाया है, सांसें देने वाला, दुनिया को चलाने वाला, और उसके बाद खाना पीना, हवा पानी, मतलब जो कुछ भी कायनात में चीज़ हरकत कर रही है उसी की रज़ा से कर रही है और उसी के कुन कहने से कर रही है। तो फिर तकब्बर तो उसी को सूट करता है, बंदे को तो नहीं करता। अच्छा, हम अक्सर अमूमन फ़नकारों का इंटरव्यू लेते हैं तो उनका इस बारे में ये गुमान होता है कि जो सीनियर फ़नकार हैं ये जगह छोड़ें तो हमें जगह मिले। तो आपका इस हवाले से क्या कहना? बहुत सारे लोगों का ये भी गुमान है कि नसीम विक्की जगह छोड़े तो हम उस जगह तक पहुँचें। क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे? वो एक फ़िल्म के अंदर नाना पाटेकर एक डाकुओं का पीछा कर रहे होते हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो डाकू को गोली मारने लगते हैं, तो एकदम बच्चा आगे आ जाता है, वो गोली रोक लेता है। अब इसमें डायरेक्टर ने दो सबक दिए। एक तो ये कि गली मोहल्लों में जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, कोई हादसा ना हो जाए, उसके लिए ग्राउंड बने। एक तो ये सबक था। दूसरा ये था कि गोली उसने नहीं मारी कि बच्चे को ना लगे, फिर जाके उसको बोलते बच्चे को, नाना पाटेकर, कि बड़ा होकर क्या बनेगा? वो कहता है तेंदुलकर बनूंगा। तो वो कहते हैं कि बेटा जब वो गवास्कर नहीं बन सका तो तू तेंदुलकर कैसे बन सकता है? दुनिया में आए हो, अपनी शनाख्त बनो। दुनिया में कभी भी किसी ने किसी की जगह नहीं ली, ना ही कोई ले सकता है।
हर कोई अपनी अपनी जगह पे कायम है। जब अल्लाह ताला ने बनाने वाले ने एक जैसे चेहरे नहीं बनाए, एक जैसे नसीब नहीं बनाए, तो फिर दुनिया में आके जो इस तरह की बात करता है ना, मैं समझता हूँ कि वो गुनाह करता है। उसको यकीन नहीं है खुदा की ज़ात पर, उसका तकवा नहीं है, उसको आता कुछ नहीं है। जो मेरी जगह लेना चाहता है, मेरी जगह ले भी लोगे। अमानुल्लाह चला गया, मैं तो अमानुल्लाह की जगह पे नहीं आया। उमर शरीफ ने जगह छोड़ दी, मैंने तो नहीं वो जगह ली। कितने बड़े बड़े लोग चले गए, भाई मैंने तो वो जगह नहीं ली, फिर भी मुझे काम ही करना पड़ना है। हाँ। मुझे खुद को कुछ करके दिखाना पड़ना है, अपने जोर बाजू पे, अपने दिमाग से जो मुझे अल्लाह ने अता किया है उसका जोर लगा के मुझे काम करना पड़ेगा। जिसने भी किसी ने ये बात कही है उसे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे जहाँ रखा है ना, तूने सही रखा है, तू जहाँ रखेगा फिर भी सही रखेगा। आपके शागिर्दों की बात करते चलें तो बताइए कि इस वक्त मुल्की लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी धूम है। जो आपसे जुड़े उनमें कौन कौन से ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी अब धूम देख रहे हैं? शागिर्द मेरा कोई भी नहीं, ना मैंने कभी किया है, क्योंकि इस काम में शागिर्द होता ही नहीं। ये सीखने वाला और सिखाने वाला काम है ही नहीं, ये गॉड गिफ्टेड काम है। ये आता है या नहीं आता। ठीक है। राइटर हर कोई बंदा थोड़ी बन सकता है, डायरेक्टर हर कोई बंदा थोड़ी बन सकता है, एक्टर हर कोई बंदा थोड़ी बन सकता है। ठीक है, तो ये तो जो बन गया उसको अल्लाह ने अता किया। फनकार होना, आर्टिस्ट होना, ये अल्लाह के इख्तियार में है। वो अपनी ये सिर्फ ख़ास लोगों में डालता है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि मैं अभी मुकम्मल तौर पे कोई आर्टिस्ट हूँ या कोई डायरेक्टर हूँ या राइटर हूँ। मैं तो अभी एक स्ट्रगल में हूँ, खुद स्ट्रगल में हूँ। तो कहते हैं कि दुनिया में जब इंसान को ज़िंदगी की समझ आने लगती है तो वापसी का टाइम हो जाता है। वापसी का टाइम हो जाता है। तो दुनिया के बाकी जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं उनको सीखने के लिए बड़ा वक्त चाहिए, उनको करने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। ये काम सीखने सिखाने वाला नहीं है, कोई शागिर्द नहीं है। अच्छा, नसीम विक्की का ये कहना है कि मैं, मेरे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको मैं अपने से 10 कदम आगे खड़ा करता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो ये मेरी कारीगरी है कि मुझे उनसे ज़्यादा क्लैप मिल जाए। क्या अपने खिलाफ फिज़ा खुद क्रिएट करते हो, फिर अपने आप से ही मुकाबला करते हो, या आपका मुकाबला उन लोगों से जिनको 10 कदम आगे खड़े करते हो? देखिए, ये नूरा कुश्ती होती है। हाँ, ये काम जो होता है, आपके मद्दे मुकाबले जब कोई पहलवान नहीं ना होगा तो आप कुश्ती किसे करेंगे? आपके अंदर बहुत ज़्यादा जान है, आप बहुत बड़े पहलवान हैं, आपके साथ कोई कुश्ती करने वाला नहीं है तो आप बेजान हैं, आपका फ़ायदा कोई नहीं। जब तक आपका जोड़ नहीं किसी के साथ पड़ेगा, हाथों में हाथ नहीं आएंगे, कभी वो जीत गया कभी आप जीत गए, इस तरह ज़िंदगी गुजरती है। तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरे साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, मैं ये बात कहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ काम किया, मैंने उनकी हेल्प की। उनके साथ काम करने में जितना मुझे आता था उतनी ही हेल्प की। उसमें ये हुआ कि उनको ब्रेक मिली है, लेकिन वो उनकी अपनी ज़िंदगी थी, उनका एक अपना टाइम था, उनको अल्लाह ने अता करना था, अल्लाह ने ही अता किया। उनकी भी कोई चालाकी नहीं, मेरी भी कोई शादी नहीं। अरे जोड़ की बात करते हैं तो बहुत सारे फ़नकार दूसरे फ़नकार के आने से थोड़ा सा घबराते हैं कि इसके साथ एंट्री नहीं होनी चाहिए। नसीम विक्की पे कभी ऐसा वक्त आया कि जिसके साथ जाते हुए, जोड़ करते हुए आपको मज़ा आता हो या फील होता हो कि यार इसके साथ स्टेज पे थोड़ा? मुझे कभी भी किसी के साथ कोई घबराहट नहीं हुई, मैंने सबके साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग इस तरह करते हैं, जो कहते हैं कि इसके साथ काम नहीं करना, वो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर लोग इस तरह की बातों का सहारा लेते हैं। तो जिनको अल्लाह ताला ने अंदर से ताकत दी होती है, हारने का भी हौसला होना चाहिए। बंदे को हारना भी चाहिए, क्योंकि हारने के बाद ही जीत का मज़ा आता है। जो लोग नहीं हारते उनको जीत के मज़े का पता ही नहीं होता। जो लोग नहीं हारते उनको जीत के मज़े का नहीं पता होता। नसीम विक्की इस वक्त हमारे हमराही मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। नसीम विक्की दुनिया थिएटर का, फिल्म इंडस्ट्री का, डायरेक्शन का, फ़नकार हवाले से बात करते चले। बड़ा मोतबर नाम इस वक्त हमारे हमरा मौजूद है। दीनी हवाले से बात करता चलूँ तो कौन सी ऐसी मुमताज़ शख्सियात हैं जिनसे इंस्पायर हैं या जिनके पहलुओं में बैठने का शर्फ हासिल हुआ? देखिए, जवाद वसीम साहब हमारे मतलब थिएटर इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर भी हुए हैं और बहुत बड़े हमारे लिए रहनुमा भी हुए हैं, जिन्होंने हमारी रहनुमाई भी की है। और फिर उसके बाद मौलाना तारक जमील साहब, उनके कुर्ब में भी बहुत ज़्यादा हम लोग रहे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। तो उन्होंने मतलब हज भी साथ जाके करवाएं। तो बाकी रही जो दीन की बात है, वो तो हर बंदे का देखिए अपना पर्सनल है। आप उसको किस तरह से गुजार रहे हैं, आप उसके ऊपर किस तरह से अमल पैरा हो रहे हैं। दिखने में जो चीज़ नज़र आती है हमें और तरह लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दिख रहा होता है ना, हम उसी से उसका
सारा अंदाज़ा लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा हुक्म नहीं है। तो उस तरह से अंदाज़ा लगाना किसी के बारे में कि कौन गुनाहगार है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, ये बंदों के पैमाने वाली चीज़ है ही नहीं। ये अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने पता नहीं किसको किस चीज़ पे बख्श देना है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ, मैं अल्लाह के साथ जुड़ा रहा हूँ, अल्लाह मेरे कितना करीब है, मैं अल्लाह के कितना करीब हूँ, ये अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। मैं अपनी कोशिश में लगा रहता हूँ। अच्छा विक्की साहब, करैक्टर जो होता है ना, उसमें कहा जाता है कि जब तक आप करैक्टर के अंदर नहीं ढलेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह जब आप करैक्टर करते हैं कोई भी, तो उस कैरेक्टर से वापस आने में, नसीम विक्की की असल हालत में आने में कितना टाइम लग जाता है? और कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको करने के बाद आप बहुत देर तक जो है वो अपनी असल हालत में ना आए हो, या उस कैरेक्टर का खुमार ही अपने ऊपर सवार हो गया हो? नहीं, ऐसा अभी तो कोई ड्रामा नहीं आया जो इतना तारीख करके किया हो। अभी तो नॉर्मल सी लाइफ सीधी सीधी गुजर रही है। तो अभी ना राइटर रहे हैं ऐसे, ना ही इतने अच्छे कोई डायरेक्टर रहे हैं। गुज़िश्ता अगर हम माजी की बात करते चले तो बड़े हैवी ड्रामे आपने किए। उस वक्त हमारी स्ट्रगल थी, तो स्ट्रगल में हमें आने का था जुनून। एक ड्रामा मेरा है जिसमें मैं वो नशई का रोल करता हूँ, तो माँ के लिए रोता हूँ मैं। तो जब मैं बाहर आता हूँ ना, तो फिर मुझे माँ याद आती है, वो फिर मैं उस कैरेक्टर से थोड़ी देर लगती बाहर आने में। बेटा जैसा भी हो, माँ के लिए तो वो चांद होता है। लेकिन अब इस लेवल पे पहुँचने के बाद माँ की फीलिंग क्या है? देखिए, माँ अब दुनिया में नहीं रही। इस बात का अंदाज़ा वही बंदा लगा सकता है जिसके पास माँ है या जिसके पास माँ नहीं है। तो माँ जब दुनिया से चली जाए ना, तो आप समझ लें कि आपका तो सारे मकसद फौत हो जाते हैं। तो आपने अपनी कामयाबी जिसको बतानी होती वो नहीं होती, अपनी खुशियाँ जिसको बतानी होती वो नहीं होती। फिर आपको जो गम मिलते हैं वो कहाँ से जाकर दूर करवाने हैं, वो माँ ही होती है। जिसने कह देना होता है कि जाओ बेटा कुछ नहीं होता, वो नहीं रहती। तो बस विक्की साहब, मैं आपकी आंखों में नमी देख रहा हूँ माँ के हवाले से। मुझे कोई ऐसा लम्हा बताइए कि जो सोचते हो कभी भी आंख आप दीदा हो जाती है। माँ के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा ऐसा ही है। हर लम्हा ऐसी कहानी, कोई एक ऐसा वक्त? बहुत सारे, मतलब मेरी माँ के साथ मेरा इश्क था ना जी। माँ के साथ तो ऐसा था कि जब मिलते थे तो ऐसे ही था जैसे दो आशिक एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। हाँ जी। तो वो जो एक लम्हा होता था जिसको हम कहते हैं विसाल का लम्हा जो है वो मिलाप का, तो कैसी कैफियत होती थी? और अब तो अकेले में जब माँ की याद आती है तो क्या, कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हो लम्हा? बस जी, कुदरत का फैसला, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको मानते हुए चुप रहना पड़ता है, वरना इंसानों से बर्दाश्त तो नहीं होता। माँ चली जाए तो कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी नहीं। ये सिर्फ उसी का हुक्म है और उसी का दिया हुआ हौसला है कि बंदे ज़िंदा रह लेते हैं। अच्छा, अब डायरेक्शन भी अपनी की है तो ज़ाहिरी बात है लिखते भी होंगे, तो जब ऊपर से इल्हाम हो रहे होते हैं, चीज़ें लिखी जा रही होती हैं, उस तमाम तर सूरत हाल में कोई ऐसा डायलॉग ऐसा जिस पे कलम रुक गया हो, या कुछ देर बैठ के सोचने लग गए हों, या किसी याद में डीप चले गए हों, वो हमसे शेयर कीजिए। ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत बार आती हैं। ये मतलब अपना वो डायलॉग से लगने लग जाते हैं, फेक बात लगने लग जाती है कि मैं उस वक्त रुक गया, मैं ऐसा हो गया। ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ऐसा मतलब अपना होता नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह फीलिंग के साथ ये बातें करते हैं। नॉर्मल से बंदे हैं, नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा, फ़नकारों को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा बामे अरूज पाया। ऐनक वाला जीन हो, या वो ड्रामों की बात हो, या उससे बड़े आर्टिस्टों की, लेकिन एंड जो है ये बहुत ख़तरनाक है, खौफज़दा हो जाते हैं लोग। बुनियादी वजह क्या है? क्या हुकूमती पजीराई नहीं है? क्या आर्टिस्टों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे? क्या फ़नकारों को, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर सपोर्ट नहीं कर पा रहे? अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, हमने ना एक ये चीज़ पकड़ ली है कि ज़वाल सिर्फ फ़नकारों के ऊपर आता है। बीमार होकर सिर्फ फ़नकार ही रुलते हैं, हुकूमत उनका कुछ नहीं करती। जबकि कुरान में अल्लाह ताला साफ लिखता है कि मैं बादशाह को फ़कीर बना देता हूँ, फ़कीर को बादशाह बना देता हूँ। ठीक है कि नहीं? हम इंसानों की बात नहीं करते, ये इंसानों के ऊपर होते हैं सवाल। इंसान ही मतलब अपना अच्छा टाइम देखते हैं, इंसान ही बुरा टाइम देखते हैं। फ़नकार चूँकि ज़रा नज़र आ रहे होते हैं इसलिए और की ज़्यादा चीज़ हो जाती है। और फिर दूसरा ये होता है कि इनमें थोड़ा सा कुछ लोगों में सब्र भी नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। हुकूमत क्यों करे पजीराई? आप अगर मेरे ऊपर कोई तंगी आती है तो आप मेरे लिए क्यों कुछ करेंगे? आपने एक अच्छा टाइम देखा है, आपको अच्छे टाइम में अल्लाह के साथ जुड़ के कुछ ऐसा करना चाहिए था, आपको अपना बनाना चाहिए था। फिर आपकी जो औलाद है, आपकी मेन इन्वेस्टमेंट तो वो है, आपका भाई आपकी इन्वेस्टमेंट है,
उनको आपको संभालना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसब्रे होकर फनकारों के ऊपर डालना शुरू करते हैं, उसने मेरी मदद नहीं की, वो मुझे मिलने नहीं आया, उसको मैं लेकर आया, उसको मैं लेकर आया। भाई कहाँ से लेकर आए तुम? मैंने उसको सड़क से उठाया, मतलब जानवरों के बच्चे थे हम लोग, आपने मैं सड़कों से उठाया। हमारा माँ बाप नहीं था, हमारे घर नहीं थे, या जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका घर नहीं है, उनका माँ बाप नहीं है, वो अल्लाह के सिस्टम से बाहर चले गए हैं। आपने मेरे ऊपर हाथ रखा है, अगर मेरे ऊपर हाथ रखा, अगर आप इतने बड़े थे तो आपने अपने ऊपर हाथ क्यों नहीं रखा? आपके जो 3 बच्चे हैं, 3 बेटे, वो आपकी क्यों नहीं ख्याल कर रहे हैं? जब आपको गवर्नमेंट ने इतने बड़े मौके दिए हैं, आपको हॉल खोल के दिए, आप ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है, आपको लोग देख के आपके ऊपर टिकट ले रहे हैं, ना आप कोई सरिया उठा रहे हैं, ना आप कोई छत बना रहे हैं, ना आप कोई ट्राली भर रहे हैं, आप आते 4 बातें करते आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हुकूमत आपको क्या कहे? इससे ज़्यादा आपके लिए क्या सहूलत दे? आपको सहूलत दी है ना, हॉल दिए, सारा कुछ किया, करो काम अपना, कमा के लेकर जाओ, ज़्यादा लेकर जाओ। वो भी तो किसी की माँ का बच्चा जो आपके ऊपर टिकट खर्च करके आपको देखने के लिए आपको पैसे देकर जा रहा है। अब आपने वो पैसे नहीं संभाले, इसमें हुकूमत का, मेरा और आपका, किसी का फनकारों का कसूर। कल को अगर अल्लाह ना करे, मतलब ये अल्लाह के काम है, मेरा बुरे हालात होते हैं, कुसर होते हैं, तो उसको मैं झेलूँगा। मैं अपने देखूँगा कि मैं अल्लाह की तरफ देखूँगा, मैं लोगों की तरफ नहीं देखूँगा। नाज़रीन, नसीम विक्की साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त दुनियाई थिएटर का बड़ा नाम नसीम विक्की जो हैं वो इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं, और इस वक्त नसीम विक्की की अगर बात करते चलें तो थिएटर के हवाले से क्या खिदमात हैं उस पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। विक्की साहब ये बताइए, कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो चीज़ ही ऐसी है कि आपको हर लम्हे होनी चाहिए। जो बंदा मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी गुजारता है वो नफ़रत के काबिल हो जाता है। हाँ, तो थिएटर में तो अमूमी तौर पर हम देखते हैं खूबरू दोशीज़ाएँ और झिलमिल करते लिबास, और इस तरह तो दिल तो ज़्यादा ललचाता होगा स्टेज पर। अगर ललचाता होता तो कोई ना कोई स्कैंडल सामने होता, कहीं ना कहीं पकड़ाई हो जाती। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है नहीं है। स्कैंडल की बात करते हैं तो अमूमी तौर पर आपकी शूटिंग के दरमियान जो है वो बहुत सारे स्कैंडल ऐसे निकल कर सामने आ जाते हैं, उनमें कोई सदाकत होती? नहीं, सदाकत ऐसी कोई नहीं होती जब तक किसी का कोई प्रूफ ना हो। काम को काम ही लेते, फैमिली को फैमिली लेते, तो इसमें कोई सदाकत नहीं होती। हाँ, ये है कि लोग जब आपके बारे में कोई क्या सराई करते हैं तो उसका गुनाह और सवाब फिर उन्हीं के ज़िम्मे होता है। अच्छा, राबिया अनम के साथ जो है वो आपका क्या सीन रहा? बड़ा डिस्कस होती रही। राबिया अनम मेरी दोस्त बहुत अच्छी थी। हमारा जो होता ना कि जब हमने करियर का स्टार्ट किया तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें अगर आप ये कहें जी कि कोई और तरह का ताल्लुक था, कोई इस तरह की बात समझे, तो मज़ाक तक की हद तक तो ठीक होता है। बाकी मतलब जिस तरह एक फैमिली में आप अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, इसी तरह राबिया अनम के साथ भी ऐसा ही वक्त गुजरा है। थिएटर की बात करूं तो अब थिएटर की दीवारें खस्ता हो चुकी हैं, थिएटर गिरने करीब तर हैं, ना जिनकी बिल्डिंग्स पे सही तरह काम हुआ, ना स्क्रिप्ट वो आ रहे, वही डायरेक्टर नीचे से स्क्रिप्ट निकाल के झाड़ के और उसी को दोबारा जमा कराने के बाद परफॉर्म कर देते। क्या समझते हैं इसकी असल ज़वाल की वजह क्यों? इसके ज़वाल की वजह ज़्यादती है थिएटर की। इतना ज़्यादा थिएटर हो गया, इतना कौन लिखे? अब 7 दिन के बाद ड्रामा बदल जाता है। पहले तो एक स्क्रिप्ट लिखी जाती थी जो 13 महीने चलेगा, तो 13 महीने के अंदर तो आप 4 स्क्रिप्ट और लिख सकते हैं। अगर 2 महीने चलेगा तो आप 1 स्क्रिप्ट तो और लिख सकते हैं। अब हर वीक के बाद कौन लिखेगा 100 सफ़ा? फिर दूसरा, अगर लिख भी लेते हैं तो करने वाले कितने हैं जिनको स्क्रिप्ट करना आता है? कपिल शर्मा शो की बात करते हैं। आपने इंडिया में जाकर पाकिस्तान का बड़ा नाम जो है वो रोशन किया, और कहा जाता है कि वो शो का आगाज़ ही आपने किया और बाद में वो कपिल शर्मा में जिस तरह से बेतब्दील हुआ। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में भी तो यही आर्टिस्ट बाहर जाके दुनिया में नाम रोशन करते हैं? क्या कमी है कि वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नहीं हो सकती? इंडिया वाले चांद पे गए, हम लोग गए। अप्रैल में हमारा प्लान है कि हम चांद पे जाने के लिए वो दोबारा से चीज़ों को बनाने का सोच रहे हैं। फिर हमारा भी प्लान है, हम भी शो बना लेंगे। इंडिया में देखें 1.5 अरब की आबादी है और कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पर मतलब एप्पल का स्टोर उनके पास है, कितनी ज़्यादा तरक्की वाली चीज़ें उनके पास हैं जो हमारे पास नहीं है। हम अभी तक एक दूसरे के साथ कीड़े निकालने में लगे हुए हैं, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। हुक्मरानों से लेकर फनकारों तक कोई एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हम मुल्क को मानेंगे ना, जब हम मुल्क के लिए कुछ करना शुरू करेंगे, तब हम भी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। आपके मुल्क के अंदर कितनी फिल्में बनती हैं? बहुत कम।
बहुत कम ना होने के साल में बाद। कितनी तकरीबन? ना होने, अब इस साल के ऊपर भी 1-2 आई हैं बस। अब ये पूरे साल का रिजल्ट। 2 फिल्में आई हैं, ठीक है। अब 2 फिल्में आई हैं तो उसमें 2 ही हीरो हैं, तो 2 हीरोइनें हैं। बिल्कुल अब 2 हीरो और 2 हीरोइनों के सर के ऊपर आप पूरा साल एक शो चला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उनके पास तो हर वीक में मतलब 4-4 फिल्में रिलीज़ होती हैं। उनके पास तो 150 हीरो है, 150 हीरोइन है, 150 डायरेक्टर है, 150 कोरियोग्राफर है, 150 राइटर है, 150 उनके पास म्यूज़िक डायरेक्टर है। वो सबको एक एक एपिसोड में बुलाते जाते, उनके पास कितना लंबा अरसा जाता है। जब आपकी डायरेक्शन की बात करें, ज़ाहिरी बात है हम सब थिएटर को चेंज करने की बात कर रहे हैं, आपने खुद अपने तौर पर क्या किरदार अदा किया है इस कल्चर को चेंज करने का जो हमारे थिएटर में शामिल नहीं था, घुस गया? देखिए, किरदार तो कोई भी नहीं होता, कोशिश करनी होती है आपने, जितनी आपको सेंस होती है, जितना आपके पास इल्म होता है, दूसरे की समझ में आ जाए। अगर मैं कोई अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपकी समझ में आएगी तो हम कर पाएंगे, नहीं समझ में आएगी तो मेरे पास पड़ी है चीज़, मैं भी ख़राब कर रहा हूँ, आप भी ख़राब कर रहे हैं। ख़राब तो हो ही रही है। विक्की साहब, दौलत भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, कोई ऐसी ख्वाहिश ज़िंदगी में रह गई है जो आप समझते हो कि नसीम विक्की की ये ख्वाहिश पूरी नहीं है, अगर ये हो जाती तो मैं आज नहीं? ऐसी दुनिया में कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वो भी पूरी हो जाए तो कुछ नहीं होता। सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं तो फिर भी उसके बाद सब कुछ छोड़कर ही जाना होता है। तो दिल में तो बस एक ही ख्वाहिश होती है जो हर इंसान के दिल में होती है, होनी भी चाहिए, एक दूसरे के लिए हमें सोचना भी चाहिए, वो है आखिरत की, कि अल्लाह वो ठीक कर दे, अल्लाह ऐसा कर दे कि वो उसके मतलब हाँ बंदा पसंद आ जाए। दुनिया तो गुजर जाती है, उसके लिए आखिरत के लिए कुछ ऐसा। इस वक्त जो थिएटर है, क्या वो थिएटर का टी भी पूरा कर रहा है? देखिए, हर दौर में जो चीज़ चल रही होती है ना, वो उसी दौर के साथ मैच कर रही होती है। ठीक है, जो चीज़ हम कंपेयर करने लग जाते हैं ना पिछले ज़माने के साथ, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो ज़माना भी नहीं रहा। बिल्कुल। अब एक ज़माने में कपड़े जो थे वो हाथ से धोए जाते थे, अब मशीनों में धोए जाते हैं। बिल्कुल। फिर एक ज़माने में कपड़े धूप में सुखाए जाते थे, अब मशीन में सुखाए जाते हैं। ठीक है, पहले एक ज़माना था सिर्फ आपको कोयले वाली इस्त्री थी, फिर बिजली वाली आ गई, अब आपके पास दूसरी आ गई अपना और ज़्यादा प्रेस आ गई है। ठीक है, स्टीम कर लेते हैं आप लोग, कितनी तरक्की हो गई। बिल्कुल, जिद्दत में हम बहुत सिनेमा के अंदर फिल्म देखी जाती थी, अब आप अपने हाथों में फिल्म देख लेते हैं, सिनेमा वीरान हो गया। तो हम क्यों नहीं थिएटर को भी उसी तरह ले रहे हैं? थिएटर को क्यों कह रहे हैं कि ये वैसा ही हो जैसा पहले था? वो लोग भी नहीं रहे, देखने वाले भी और करने वाले भी। अब जो ज़माना आ गया है, अब हमें थिएटर के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने मोबाइल के ऊपर उंगली उठानी चाहिए कि हमारा बच्चा जो मोबाइल देख रहा है, क्या ये उस थिएटर से ज़्यादा ख़तरनाक है या कम ख़तरनाक है? फैक्ट। थिएटर तो एक तफरी है जो आपने स्टेज पर जाकर देखनी है। बहुत बुरा भी हो रहा है बहुत जगहों पे, सब जगहों पर बुरा नहीं हो रहा, सारे लोग बुरे नहीं हैं, अच्छा भी हो रहा। पहले होती थी तादाद कम, पहले लाहौर के अंदर 2 या 3 थिएटर थे, हुआ करते थे। अब लाहौर के अंदर 12 से 16 थिएटर हैं। थिएटर हो गए। ठीक है, पहले पूरे पंजाब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 थे, अब सैकड़ों के हिसाब से हैं। जब आप तादाद किसी चीज़ की बढ़ाते जाएंगे, मतलब आपके पास 1 पाव दूध है और आधा किलो पानी है, तो इसकी लस्सी बेहतरीन बनेगी। जब आप इसमें पानी बढ़ाते जाएंगे तो उसकी शक्ल चेंज होती जाएगी, बुरी होती जाएगी। इसी तरह जब इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसके अंदर चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, एक्टर आ नहीं रहे, एक्ट्रेस आ नहीं रही, तो इसकी शक्ल बदलती जा रही है। जिसके नज़दीक जितना जो जिसको आता होता है, वो अपना उसमें ऐड ऑन करके उसकी शक्ल को ख़राब कर देता है। उसमें होता क्या है, रगड़े में सारे आ जाते हैं। अच्छा विक्की साहब, आपने थिएटर में रहते हुए एक ऐसा मुनफरिद मकाम जो है वो हासिल किया है कि आपको फैमिलीज़ भी पसंद करती है। अमूमी तौर पर जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको शायद इतनी पजीराई फैमिलीज़ में ना मिलती हो जितनी आपको मिलती है। ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है? काम तो आप भी उसी जगह पे ही कर रहे हैं जहाँ पर बाकी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या टूल अपनाया हुआ है नसीम विक्की ने जो फैमिलीज़ लाइक कर रही है? होता क्या कि जी, जब आपको कोई दुआ लगती है ना माँ बाप की, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप कहते हैं ना, बंदा करे कवलियाँ ते रब करे सवलियाँ। और फिर आप बुरा भी कर रहे होते हो तो अच्छा लग रहा होता है। जब आपका वक्त चल रहा होता है, जब आपको दुआ लगी होती है, जब अल्लाह आपसे राज़ी होता है, फिर आपकी बुरी चीज़ भी अच्छी लग रही होती है। लेकिन जब आप पकड़ में आ जाते हैं, फिर अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लग जाती है। तो ये एक वक्त है, मेरे रब की मेहरबानी है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, देखने वालों की मोहब्बत है, वरना मुझे तो कुछ नहीं आता। वही चीज़ें हैं, मैं भी आम बोलता हूँ, मेरी बात में किसी को हंसी आ जाती है,
मुझसे ज़्यादा हंसाने वाला कोई बात करता है तो जो उस जुमरे में नहीं होता। अब बहुत सारे फ़नकारों का ये कहना है कि नसीम विक्की जो है वो एंट्रियों में ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन को अपने पास ज़्यादा एंट्रियों में रखते हैं। इसमें कितनी सदाकत है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि एंट्रियाँ लड़कियाँ या तो पसंद करती हैं नसीम विक्की के साथ या नसीम विक्की खुद उनको साथ शामिल करते हैं? तो इसमें ये बात है कि जब मैं थिएटर में काम करता हूँ ना, मैं सिर्फ औरत को इज़्ज़त दिलवाता हूँ। अगर मेरे साथ कोई मेरी बीवी बनी है ना तो मैं कम से कम उसके साथ वही रवैया रखता हूँ। जो बहन बनी है तो बहन ही करता हूँ। जिन लोगों को इस बात पे एतराज़ होता है ना, वो ना किसी की बीवी को बीवी समझते हैं, ना अपनी बहन को बहन समझते हैं, ना अपनी माँ को माँ समझते हैं। उन्होंने करनी होती है गंदी बातें और धज्जियाँ उड़ानी होती हैं। फिर जब उनको इस चीज़ से मना किया जाए ना तो वो फ़रार का मौका देखते हैं कि फ़रार कैसे निकले, इसमें से निकले कैसे, इसको मतलब इल्ज़ाम तराशी इसको कैसे करें। तो मेरा आप जितने भी ड्रामे निकाल के देख लें, मेरा आज से 20-25 साल पुराना ड्रामा है, बल्कि 25 साल पुराना से भी ज़्यादा है, मिस कुमकुम, जिसके अंदर मेरी माँ महवश बनी होती तो वो मुझे कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। तो मैं कहता हूँ कि नहीं माँ को गलत फहमी तो हो सकती है, माँ कभी गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं आज की बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। फिर मैं हर ड्रामे में किसी में बाप की अहमियत बताता हूँ, किसी में भाई की, किसी की बहन की, किसी में बीवी की। मतलब मेरी कोशिश होती है। अब किसी औरत को मैं दुपट्टा नहीं दिला सकता, ना वो मेरे कहने पे लेगी, बिल्कुल फाइन, ना मैं ज़बरदस्ती कर सकता हूँ, ना ही मुझे हुक्म है। मुझे हुक्म है अपनी नज़रें नीची रखने का। डन। मैं अपनी नज़रें नीची रख सकता हूँ। इसी तरह ड्रामे के अंदर मतलब मेरे इर्द गिर्द जो गंदी बातें हो रही हैं, देखने वाले ये भी कहते हैं कि खुद भी तो इन्वॉल्व है, तेरी बातें स्टेज पे खड़े हैं, तेरी वजह तो दे एंजॉय हुआ, तू भी तो फलानी जगह एंजॉय किया। मैं कहता हूँ भाई जो मैंने गंदा किया है ना वो मुझे निकाल के दिखा दो कि भाई ये तुम्हारी वल्गैरिटी है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा उसकी। अगर मेरा 100 स्कोर आप देखेंगे, अगर मेरा 98 या 97 या 95 भी ठीक है तो 5% ख़राब है तो उसका मतलब है कोई मतलब नहीं है, इसका बात तो ठीक हो जाती है। तो मतलब कोई बड़ा बंदा भी कुछ जिसके मुंह से मतलब कोई दीन की बात भी कर रहा हो तो उसके पास भी गलती हो जाती है। विक्की साहब ये भी बताइए कि कौन सा ऐसा ड्रामा है आपका जो तवील मुद्दत तक जो है वो चला है, मतलब उसका स्पेल बहुत लगे हों, बड़ी उसको पजीराई मिलती ही रही हो? पहले ऐसे होते थे, तो ड्रामे हर 2 हफ्ते बाद चेंज हो जाते हैं, हर हफ्ते बाद स्पेल बात चलती है। पहले जब जनन मनन की मैली चादर चलता था वो 2.5 साल चला था। उसके मुकाबले में हमारा ड्रामा था लाहौर थिएटर में तवाइफ वाइफ फॉर लाइफ, वो तकरीबन को 13 महीने चला था। तो ये ड्रामे फिर उसके बाद 2-2 महीने, 1.5 महीना, मतलब ये ड्रामे हमारे रूटीन में चला करते थे। नाज़रीन आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सरहद पार थिएटर को सिखाने वाला मारूफ फनकार इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, नसीम विक्की साहब। विक्की साहब, आपने इंडिया में ये बात की कि जो पाकिस्तान में थिएटर होता है वो उनको नहीं आता है, ऐसा कौन सा थिएटर यहाँ होता है? नहीं, मैं बहुत बार ये बात क्लियर कर चुका हूँ। अभी ये जो थिएटर हम कर रहे हैं, ये ऐसा थिएटर कभी उधर होते देखा है? ये थिएटर नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। मैंने इसी की बात की है। अच्छा, उसको एक अंदाज और दिया गया, अंदाज सर्कस। अब मैंने ये भी कहा कि जो यहाँ थिएटर होता है वो तो हमें देखने की भी तमीज़ नहीं है जो इंडिया में थिएटर होता है। मतलब नसीरुद्दीन शाह या पंकज, ये जो लोग, अनुपम खेर साहब, ये जो थिएटर करते हैं, क्या मैं वो कर सकता हूँ? मैं देख भी नहीं सकता, मुझे देखना भी नहीं आता है। जितना बड़ा वो काम करते हैं, जितना अच्छा वो काम करते हैं, जजिस लेवल या यहाँ पर जो होता रहा है, जो सभा प्रवेश करते रहे हैं, जो वसीम अब्बास करते रहे, जो सलमान शाह साहब करते रहे हैं, जो ये लोग करते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने कहा था वो थिएटर जो अमानुल्लाह ने एक कॉमेडी का थिएटर था, इतनी पंच लाइनों वाला थिएटर, वो उनको नहीं आता। पंच लाइन तो उनको अभी भी नहीं आती, मैं इस पर भी कायम हूँ। आप गए हैं, कपिल शर्मा की बात देखें, वो सिचुएशन की कॉमेडी खेलते हैं, वो पैकिंग की कॉमेडी खेलते हैं, जो हम नहीं खेल रहे, हमें वो खेलनी चाहिए। ठीक है, हम खराब कॉमेडी खेल रहे हैं। अब इस खराब कॉमेडी को चेंज करना किसने है? जिस मनसब पे आप फाइज हो चुके हैं, यकीन करें, आप कहें फनकारों को दिन फनकार कहेंगे, दिन कहें रात रात, तो इस लेवल पे जाकर क्या आप अपने तक कोई ऐसा सिस्टम लेकर आना चाह रहे हैं? हम ना कोई सिस्टम नहीं लाना चाह रहे जब तक वो लोग नहीं आएंगे जिनके अंदर मज़ा होता है। अब वो लोग यहाँ पर ज़्यादातर आ गए हैं जिनको मज़ाक का कॉमेडी का, लाफ्टर का पता ही नहीं क्या होता है। जिनको ये पता कि जुगत गंदी से गंदी बात करके स्टेज के ऊपर 1.5 घंटा निकालना है, उसके बाद गाने दिखाने हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इनके अंदर एक्टर्स बहुत कम हैं।
जो एक्टर रह गए हैं वो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में हैं कि हर कोई पैसे कमाना चाह रहा है थिएटर की बेहतरी के लिए। मतलब बहुत कम लोग हैं जो करना चाह रहे हैं। जो बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी चंद लोग उंगलियां उठाते हैं। ठीक है, मतलब अभी ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं आप देख लेना, जो क्रिटिक हैं, जो मतलब जिन लोगों को नहीं पता वो इस पे भी उंगली उठाएंगे। वो कहेंगे आप देखो एडा सियाना बनता बैठता एडा तू सियासी। अगर हम कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान में नहीं बना सकते तो वो इंडिया जाके बना के हैं, तू इतने नहीं बना सकता। जे कह दी जिथे एक्टर नहीं आना तो फिर तू कहता अंजे तू है भी किता सी, इसके बाप दादा ने वो किधर वो किता। मानने वाले ना मानने वाले ने जो है ना वो कुछ भी बात कह के ना बात कर देते हैं। गवर्नमेंट ने जो पंजाब भर के अंदर थिएटर बंद किए, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक किया था? फाशी को खत्म करने बंद करना कोई भी हल नहीं होता दुनिया में। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं कि ख़राब है उसको आपको ठीक करना चाहिए। अगर आपको ठीक करना आता है तो सही है, अगर आपको ठीक नहीं करना आता फिर आप भी मुंह दूसरी तरफ कर लें। आपको याद होगा 1876 के अंदर थिएटर का कानून बना जिसके मुताबिक आज तक थिएटर चल रही, 150 साल पुराना कानून। अब जाके इसके अंदर चेंजिंग की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर चेंजिंग होनी चाहिए? जो होने जा रही है वो बेहतर है, जो पहले चल रहा था ठीक है? चेंजिंग कर रहे हैं ना, उस चेंजिंग से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपको एकेडमी बनानी पड़ेगी, आपको कमेटी तश्कील देनी पड़ेगी, कमेटियाँ तश्कील देनी पड़ेंगी जो ये देखें कि कोई बंदा एक्टर है जो काम कर रहा है। ये विजिलेंस कमेटी तश्कील दी तो हुई है गवर्नमेंट ने, वो आके बैठती है, फनकारों को जुर्माने भी करती है, फनकारों को देखती भी है। ओवरऑल सारी जुर्माने तो पर आप जिसको मर्जी करते रहे। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा कुरान का हाफिज ले हैं, दाढ़ी उसकी हो, आपके पास मर्सिडीज़ हो, ठीक है, आप मर्सिडीज़ उसको चलाने के लिए दे दें, उसे चलानी ना आती हो, मार देगा। तो आप तो हम तो कहेंगे बहुत नेक आदमी है, ठीक है, तो नेक आदमी ने गाड़ी ठोकी है। अब एक बंदा ड्राइवर है, अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता, उसे गाड़ी चलाना आती है। आप किसको देंगे दोनों में से चलाने के लिए? मैं जिसको अनपढ़ है उसको देंगे, जिसको चलानी आती है ना। अब गवर्नमेंट को भी यही चाहिए, पहले जो है ना एक कमेटी तश्कील दे, कम से कम ये तो देखे ये एक्टर है कि नहीं है, इसको ये काम आता कि नहीं आता, उसको लाइसेंस ना दें। ठीक है, आप गाड़ी उसको दे रहे हैं जो नेक आदमी है, यहाँ तो किसी ठोक देगा। किसी भी एक्टर के पास लाइसेंस जो है लाइसेंस मौजूद ही नहीं। तो पहले वो लाइसेंस देखें, पहले वो लाइसेंस जो है पहले वो लाइसेंस चेक कर ले। अगर मुझे भी काम नहीं आता मुझे भी कहें कि आपको इजाज़त नहीं काम करने की। इख्तिताम की तरफ चलते हैं। ये भी बताइए, मैंने बहुत सारी दुनिया में ऐसे टैलेंटेड लोग देखे हैं जिनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ, लेकिन ज़िंदगी में कभी बाम उरूज को नहीं पा सके, शोहरत नहीं पा सके। क्या बुनियादी फर्क? इसकी वजह यही है ना कि जो असल लोग होते हैं वो पीछे बैठ रहते हैं, जहालत सर चढ़ के बोलती है। इस वक्त थिएटरों में जहालत सर चढ़ के बोल रही है, बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं आप इस बात? कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि तनकीद करने की बजाय अपनी इसलाह करनी शुरू कर दें। जब आप अपनी इसलाह करनी शुरू कर देंगे ना, फिर आपको दुनिया में कोई बुरा बंदा नज़र नहीं आएगा। फिर आपको अपने ही अंदर वो सारी बुराइयाँ नज़र आएंगी कि जो आप दूसरों की तरफ उंगलियाँ करके काउंट करते हैं या उनको गिनवाना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे के अंदर कोई बुराई नहीं होती जब आप देख रहे होते हैं, असल में बुराई अपने अंदर होती है। जब अपना अंदर साफ होना, जब अपने अंदर कुछ ना हो, फिर आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा। आखिर में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल क्या मुमकिन है? एक साल में 2 फिल्में हमारे पास आई हैं, हम इस वक्त ये फैन में तबाह हो गए हैं। कोई नजूमी भी कोई भी नहीं, ये तो कोई नजूमी भी नहीं बता सकता रिवाइवल का। ये तो ज़माने के साथ होता है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया कि कभी किसी चीज़ का रवाज आ जाता है, कभी ख़त्म हो जाता है। आपने कपड़े पहने, मैंने भी कपड़े पहने, कभी पौंचे खुले हो जाते हैं, कभी तंग हो जाते हैं, कभी कॉलर बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, रहते कपड़े के। अब इसी तरह बाकी चीज़ें भी ऐसे ही हैं। फिल्म कभी मतलब फ्लॉप हो गई, कभी हिट हो गई, फिर इसकी कोई और शक्ल आएगी, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। अगले 10 सालों में थिएटर को कहाँ देख रहे हैं? क्या ये अब इसका वजूद मुमकिन होगा या आप इसको ख़त्म होता देख रहे हैं जैसे हमारे शहर में होंगे? नहीं, इसमें यह कि अच्छा करते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे। ये थिएटर की तफरी इसलिए है कि हमारे मुल्क में बाकी तफरी बहुत कम है। आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये बाकी चीज़ों का थोड़ा सा अच्छा निमल बदल है। यहाँ पर लोग आगे रात को ज़रा खुश हो जाते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, थोड़ा लाफ्टर ले लेते हैं, तो सारे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सारे जब किसी और चीज़ ने इसका स्ट्रेस खत्म करना शुरू कर दिया, ये भी खत्म हो जाएगा। अरे सर, आखिर में सिर्फ हम इख्तिताम को एंड कर रहे हैं। आपका ये कैमरा है, कोई भी एक डायलॉग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो डायलॉग बोल के प्रोग्राम को एंड करेंगे। इसका एंड आप करेंगे। मौला जाट का डायलॉग था जो राई साहब ने बोला था कि मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मारेगा। हमारे साथ नसीम विक्की मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि थिएटर को फनकार खुद भी बदलना चाहते हैं, डायरेक्टर भी बदलना चाहते हैं, प्रोड्यूसर भी बदलना चाहते हैं, ज़िले इंतज़ामिया भी बदलना चाहते हैं, तो फिर थिएटर क्यों तब्दील नहीं हो रहा? ये एक सवालिया निशान है
इस मुल्क में आला हुकाम की बात करते चलें या ज़िले इंतज़ामिया के उन इदारों पर जो इदारे थिएटर्स की मॉनिटरिंग करते हैं। ज़िला भर में, पंजाब भर में या पाकिस्तान भर में थिएटर्स को बंद कर देना थिएटर का हल नहीं है। थिएटर के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 1876 के कानून में तरमीम की जा रही है। साथ ज़रूरी है कि थिएटर का चेक एंड बैलेंस जो है वो मज़ीद सख्त किया जाए ताकि हम बेहतरीन तफरीह जो है अब वो थिएटर में आने वाले शहरियों को दे सकें और थिएटर फिर से उस नगर पर पहुंच सके जो थिएटर का असल था। ऐसा कहना है मुल्तान के, पाकिस्तान के, पंजाब के और पूरी दुनिया के मारूफ कॉमेडियन नसीम विक्की का। और उनका ये भी कहना है कि वो खुद मिलकर इस मिशन को आगे लेकर चलेंगे और थिएटर को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार भी अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ बाकी फ़नकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट भी उनका साथ दे तो वो वक्त दूर नहीं कि हम थिएटर से रूठी हुई फैमिलीज़ को फिर से दोबारा थिएटर में ले आएंगे। वस्सलाम।